खान हवेली की लड़कियां बमुश्किल टिकी बैठी थी, वरना अपने अचानक उग आने वाली भाभी को देखने के लिए वो खबर मिलते ही बेताब थी। खासतौर पर पलवशा और जरशा तो मचल रही थी। रीमा ने मनाल और मिरहा को तलाश किया, मगर वो गायब थी। वो ब्राइडल रूम में प्रिहान के पास जा बैठी। मिरहा वॉशरूम में खड़ी मनाल को देखते हुए सांस बराबर करने लगी। हवास उड़े हुए थे। यार मेरा सारा ड्रेस खराब कर दिया उस इडियट बच्चे ने। कोल्ड ड्रिंक का पूरा ग्लास उलट दिया। अब क्या करूं? मनाल टिश्यू से पेट के पास से खराब हुए ड्रेस को साफ कर रही थी। मिजाज बिगड़ रहा था। महंगा भारी लिबास था जिसे साफ करना भी मुश्किल हो रहा था। मिरा खामोश नजरों से उसे देखती रही। लब काटती मुतज़ब्ज़ब सी बार बार बात शुरू करने के लिए अल्फाज तरतीब देने लगी। आई थिंक मुझे ड्रेस चेंज कर लेनी चाहिए। वेट, लेट मी कॉल। उसने कुछ सोचते अपने ड्राइवर को कॉल मिलाई। मैरिज हॉल से करीब घर था उसका। खुद जाने के बजाय उसे घर से ड्रेस लाने का कहकर कॉल बंद कर गई और नाक चढ़ाकर ड्रेस का जायज़ा लिया। भला ख़राब ड्रेस के साथ वो कैसे सबके दरमियान चली जाती? चाहे पीछे उसकी दोस्त का निकाह हो जाए, वो परफेक्शन के बगैर हिलने को तैयार ना थी वहाँ से। वॉशरूम से निकलकर नीम तारीकी में पड़ी चेयर पर धप से बैठी। तुम्हें क्या हुआ? बारात आई क्या? आखिर जाकर हमें प्रिहान का मिस्टर राइट देखना नसीब हो ही गया। वो फुर्सत से टांगे पिसारे बैठी थी। बालों का स्टाइलिश सा जूड़ा बना हुआ था। करली लटों को नज़ाकत से चेहरे से हटाकर उसने तबसरा किया। मिरहा ने गहरा सांस भरा। उसे बता देना चाहिए, और बताए बगैर यकीनन इसे ड्रेस चेंज करने का भी होश नहीं रहना था। मनाल, बारात बारात हमारे इलाके की आफरीदी हवेली से आई है। मिरहा ने हिम्मत बहाल करते हकलाकर बताया तो मनाल का लटों को समेटता हाथ रुक गया। आफरीदी हवेली से? कौन? मतलब किसकी शादी है? मनाल ने हैरत से उसे देखा। खान दावर या फिर खान यावर? ऑफ कोर्स उनकी औलाद नहीं, शायद इसलिए। मगर नहीं, मगर प्रिहान को शादीशुदा मर्द से क्यों ब्याहते? वेट, खान मूसा तो काफ़ी अरसे से हवेली ही नहीं लौटा, तो यानी ईसा खान से? क्या वो उसकी मंगेतर थी? ओह काश बताया ही नहीं उस घुन्नी ने कभी। वो खुद सवाल जवाब करती यकदम चौंकी और हैरत की ज्यादती से बोली, खानजादा? उसने ज़रा तवक्कुफ के बाद मनाल के सर पर धमाका किया। वो झटके से सीधी हुई, आंखें हैरत से फटने को हो गई थी। नज़ाकत और ख़राब ड्रेस सब भूल गया। उठकर भागते हुए स्टेज के पास पहुंची। मिरहा उसके पीछे ही थी। दोनों वहां पहुंची तो सामने स्टेज पर वो निकाह के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए बैठा था। वो खानज़ादा ही था, शक की कोई गुंजाइश ना थी। वो सबसे अलग दिखता था और उस जैसा कोई हो ही नहीं सकता था। वो सदमे की कैफियत में बस खड़ी की खड़ी ही रह गई वहां पर। निकाह के बाद प्रिहान पत्थर बनी साकित बैठी थी। निकाह के लिए बोला जाने वाला नाम दिमाग में अटक गया। उसने दिल से दुआ की थी कि काश सिर्फ नाम की मासलत हो और कुछ नहीं। रीमा खामोशी से उसका जायजा ले रही थी। अभी कुछ बोलने के लिए लब खुले ही थे कि धड़ाम से दरवाज़ा खुलती मनाल अंदर दाखिल हुई। प्रिहान, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? दोस्त हो या दुश्मन हो मेरी? मनाल ने उसके कंधे से पकड़कर पूरी कुव्वत से झटका देकर अपनी तरफ मुड़ते चीख कर कहा तो वो कराह कर रह गई। पुरवा इस उफ्ताद पर घबरा गई। ये क्या कर रही हो मनाल? प्रिहान को कुछ पता नहीं था उसके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। तुम दोनों को क्या पता? रीमा ने आगे बढ़कर टोकते हुए कहा। नाराजगी से उसे और पीछे दरवाजे के पास खड़ी मिरहा को घूरा था उसने। प्रिहान होले होले लरस रही थी। ट्रेजेडी? इट्स फ्रॉड। धोखा दिया इसने। खानजादा हदीर मेरा फ्यांसी है जिसकी दुल्हन बनी बैठी है ये। मनाल चीखी तो रीमा और प्रिहान की आंखें हैरत से खुल गई। मिरहा के तासुरात बता रहे थे वो सब जानती है। झटका तो उन दोनों को लगा था। फियांसे? प्रिहान के लबों से टूट कर लफ्ज अदा हुआ। वो जो पहले ही अंदर से शर्मिंदा और घबराई हुई थी कि मिनाल की दीवानगी की गवाह थी, वो अब तो मजीद जमीन में गड़ गई। पूर्वा परेशानी से उसके करीब होती उसके यक हाथ थाम गई। व्हाट, रियली? बट तुमने पहले कभी नहीं बताया कि तुम हदीर के साथ इंगेज्ड हो। रीमा भी शॉक्ड हुई। नहीं बताया क्योंकि मेरे आगा जान ने मना किया था कि कहीं कोई दुश्मन चाल ना चले। बस वो ये बताना भूल गए कि दोस्तों से भी बचकर रहना है। ऐसी दोस्तों से अच्छा है इंसान दुश्मन पाल ले। तुम्हें कोई अमीर ज़्यादा ही चाहिए था तो पहले बता देती। हद कर दी तुमने, मेरी जगह छीन ली। कहाँ गया वो मंगेतर जो तुम्हारी माँ ने चुना था? क्या वो ड्रामा था सब, या शुरू से ही तुम्हारी नज़र? मनाल, शट अप। रीमा ने उसे मजीद जहर उगलने से रोका। मेरा भी बेसाख्ता आगे बढ़ी। पूर्वाफक चेहरा लिए उन दोस्तनुमा जालिम लड़कियों को देख रही थी जो प्रिहान की हालत की परवाह किए बगैर बोलती जा रही थी। यस ऑफ कोर्स, आई शुड स्टॉप। इनफैक्ट मुझे चले जाना चाहिए। अपनी बर्बादी का सवाल तो मैं इस इंसान से कर ही लूँगी जो आज मेरी दोस्त से निकाह किए बैठा है। मैं खामखा मासूम समझती थी तुम्हें प्रिहान। मुझे तभी समझ लेना चाहिए था जब तुम डेयर के बहाने उससे मिलने उसके ऑफिस पहुंच गई थी। तुमने बस अपनी मासूमियत का जाल बिछाना था उसके आगे। मैं नाल सर्द अजनबी लहजे में बोलती जा रही थी और शायद मजीद बोलती कि मेरा मुतासुफ से उसे खींच कर बाहर ले गई। हाथ
हाँ तुम ठीक हो ना। रीमा ने परेशानी से उसे देखा जो जर्द पड़ गई थी, और बेसाख्ता उसकी तकलीफ समझती उसे गले से लगा गई। तुम्हारा कोई कसूर नहीं प्रियान, प्लीज़ मिनाल की बकवास मत सुनना, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। रीमा उसकी घुटी घुटी सिसकियाँ सुनती मजीद नरमी से दिलासा देने लगी। वो सब जानती थी कि प्रियान के साथ क्या हुआ था, और ये शादी अचानक ही तय हुई थी। वो गवाह थी कि प्रियान निकाह से पहले तक बिल्कुल अनजान थी कि उसका नाम किसके साथ जोड़ा जाने वाला है। प्रीसा रूम में आई तो रीमा प्रिहान को लिए परेशान सी बैठी थी। पूर्वा भी खामोश सी थी। प्रिहान को बाहर ले जाना है रीमा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? प्रीसा बोलती बोलती ठिठक गई। जी हाँ सब ठीक है, बस ज़रा इमोशनल हो गई थी, अब ठीक है, चलें चलते हैं बाहर। रीमा ने जल्दी से बात संभाल कर सर्द बेजान मूरत बन चुकी प्रिहान को सहारा देकर खड़ा किया और प्रीसा के साथ सहारा देती बाहर निकल गई। जब उसे खानज़ादा के पहलू में बिठाया गया तो हर आंख में उस जोड़े के लिए रश्क था। वो वजी और दिलकशी का बोलता सबूत था, और परिहान मनमोहनी सूरत वाली छोटी सी गुड़िया लग रही थी। खानी बेगम ने तीखी नज़रों से बगौर जायज़ा लिया और दिल में कदरे इत्मीनान भर आया था। कम से कम शक्ल के लिहाज से तो वो दबती हुई हरगिज़ ना थी। जल्द रुखसती की तैयारी बांध दी गई थी। वो इतनी साकित और सर्द पड़ चुकी थी कि कब कैसे और किसने गाड़ी में बिठाया, कौन मिला कौन नहीं, उसे कोई होश ही नहीं था। हवेली में पहुंचे तो प्रिहान का दिमाग तक सुन्न हो चुका था और हालत पहले ही बिगड़ रही थी। ऊपर से इतना लंबा सफ़र। उसे एक नर्म बड़े सोफे पर बिठा दिया गया। उसके साथ बैठती लड़कियां खुश हो रही थीं, तस्वीर बना रही थी। शायद कुछ लोगों ने बात भी की, मगर वो गर्दन गिराए हुए यूं हो रही थी जैसे गूंगी है और गर्दन कभी उठा ही ना पाएगी। खानी बेगम खानदान और जान पहचान की औरतों में घिरी बैठी थी, जिनके तबसरे उस वक्त अरूज पर थे। लड़की अच्छी लग रही है, अचानक शादी का कैसे सोच लिया खानी बेगम ने, वो भी अनजान लोगों में। हमने तो सुना था बहरोज खान की हवेली से खानजादा की दुल्हन आई है, ये तो कोई और लड़की है। लड़की का घराना भी कुछ खास नहीं था, इंतज़ाम अच्छा था, मगर खान हवेली वालों की बराबरी नहीं हो सकी उनसे। खैर बहू तो प्यारी है, मनमोहनी और कमगो। खानी बेगम खामोशी से मुस्कुराती रही। न झूठ बोला गया न सच मुनासिब था। सारा मसला यही था कि लड़की तो अच्छी थी, मगर ख़ानदान ऊंचा ना था। मरहूम माँ बाप बस एक मामूली से डॉक्टर थे। खानज़ादा की ज़िद ने यह वक्त दिखाया था कि वो गर्दन अकड़ा कर नहीं बैठ पा रही थी। गुलजान बेगम दुल्हन को देखती निहाल हो रही थी। खानी बेगम ने नखुवत से सर झटका। मर्दान खाने में मर्दों के दरमियान बैठा खानज़ादा टांग पर टांग चढ़ाए मोबाइल में मसरूफ़ था। सरदार साहब, डेरे पर बंदा कत्ल हो गया। खान आजर का बंदा भागता हुआ आया और बौखलाकर उनको आहिस्तगी से बताया तो करीब बैठा खानज़ादा भी झटके से सीधा हुआ। खान आजर परेशान हो गए। कब हुआ ये? तुम मेरी गाड़ी निकलवाओ। खान आजर ने एक नज़र सबको देखकर आहिस्तगी से बंदे को कहा, नहीं रुके, मैं खुद जाकर देखूंगा सब। तुम जाकर भाग के वो जगह बंद करवाओ, किसी चीज़ को कोई भी ना छेड़े। खानज़ादा ने मोबाइल बंद करके रखते हुए उस बंदे को हिदायत दी। वो सर हिलाकर निकल गया। खान रुको, तुम मत जाओ, याद हो तो अभी दुल्हन रुखसत करवा के लाए हो तुम, अब इस मामले में मत पड़ो। खान आजर ने नरमी से उसको बाजू से थाम कर उठने से रोका तो वो उनकी गिरफ्त से बाजू निकाल गया। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे इस शादी को मान लिया है, आप लोगों के लिए तो ये आर्जी शादी है, फिर इतने एहतमाम क्यों? उसके इस्तेहज़ाइया जुमलों पर खान आजर साकित हुए, यानी वो उनकी मनसूबाबंदी से आगाह था। वो उठकर जनान खाने पहुंचा। खान जवार के बाद अब वो किसी को ख़तरों में नहीं डाल सकता था। बैरूनी दरवाजे के पास रुक कर उसने अदब खान को बुलवाया। अदब खान, गाड़ी निकलवाओ। उसकी भारी आवाज़ पर सब मुतवज्जो हुए। अदब खान ने फुर्ती से गाड़ियाँ तैयार करवाईं, खानज़ादा की गाड़ी और गार्ड्स की गाड़ियाँ भी। वहाँ से पलटकर एक सरसरी सी निगाह वहाँ पर बैठी प्रिहान और उसके गिर्द बैठी अपनी बहनों और कज़नों को देखा और एहतियात से अपना रिवॉल्वर लेने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा खोला तो बेसाख्ता माथे पर बल पड़े। हर तरफ फूलों और कैंडल से सजावट की हुई थी। सुर्ख गुलाब और मोतिये की खुशबू से कमरा मुअत्तर हो रहा था। नीलगुं रोशनी और एसी की ठंडक से माहौल ख्वाबनाक बना हुआ था। स्लीपिंग एरिया में सामने बेड पर सुर्ख गुलाबों से दिल बना था, जिस पर चमेली के सफ़ेद फूलों से लव लिखा था। ईसा, ईसा, उसने खड़े खड़े जबड़े भींचे। ये ईसा के अलावा कोई नहीं कर सकता था। वही सबसे लेट निकला था बारात के लिए। सना बेगम की गोद में सर रखकर लाड उठवाते ईसा तक उसकी धाड़ पहुंची तो वो झटके से उठकर वहां पहुंचा। क्या हो गया है लाला? आपकी शादी हो गई है, अब आपको चाहिए कि अपनी बीवी को पुकारा करें। ईसा की जान छोड़ दें अब। उसके सामने पहुंचकर उसने बाल संवारते नखरे से नाक चढ़ाकर कहा, बकवास बंद, ये सब तुमने किया? किसने कहा था ये सब करने को? खानज़ादा के दिमाग की रगें तन गई थी उस सब पर। फूल, कैंडल्स और ये लव वाली मैचो रोमांटिक हरकतें उस पर नागवार गुजरी थी। ऑफ कोर्स मैंने किया है। आई नो आप जैसे कोल्ड नेचर को ये बुरा लगा होगा, बट लेट इट बी। लड़कियां इन चीज़ों से बहुत इंस्पायर होती हैं, और जाने दें, अब ऐसे एक्ट ना करें जैसे आपको बुरा लगा हो। ये सजावट वगैरह
ईसा बोलते हुए दरवाजे से मुंह घुसाकर कमरे का जायजा लेते हुए कुछ आगे हुआ। खानजादा ने दांत पर दांत जमाकर उसकी इस हरकत को देखा। और ये खुशबू मुझ पर तो बहुत असर करने लगी थी। मैं तो बस इस सब में खोने ही लगा था कि याद आया मैं सिंगल हूँ, वरना शट अप, स्टॉप दिस रबिश। उसके मायने के इस जुमले पर वो सख्ती से टोक गया। कंधे से पकड़कर तकरीबन कमरे में घुस चुके ईसा को बाहर धकेला और जब्त करता अंदर गया। सारे ड्रामे हैं भाई। दिल में अपने भी ज्वार भाटा जल उठा होगा। खैर, गुस्सा बनता है, सब उनकी दुल्हन पर कब्जा जो जमा कर बैठे हैं। ईसा बुड़बुड़ाता हुआ भरपूर अंगड़ाई लेकर अपने कमरे में चला गया। खानजादा रिवॉल्वर लेकर तेजी से बाहर निकला। खानी बेगम ने हैरत से उसे शादी के दिन हवेली से बाहर जाते देखा और फिर लापरवाही से सर झटक दिया। दुल्हन की क्या कदर और अहमियत है वो जान गई थी। उसका बैठे बैठे बुरा हाल हो गया था। गर्दन और कमर अकड़ चुके थे। जाने किसी बड़े ने इन लड़कियों से अभी तक क्यों नहीं कहा कि बातें मजाक खत्म कर दे। भाभी, क्या मैं आपको रूम में ले जाऊं? उसकी बेचैनी और रूहानी सूरत देख सरशे ने कहा तो वो भर्राई आंखों से नर्म चेहरे वाली लड़की को देख बच्चों की तरह गर्दन हिला गई। ओह सॉरी, हमें ये ख्याल ही नहीं आया। आपसे मिलकर इतना अच्छा लगा कि सब भूल गए। अब बाकी सब भी मुतवज्जो हो रही थी। ये सब उसकी नंदें थी। उसने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। दो लड़कियों ने उसके इर्द गिर्द से भारी लिबास उसका संभाल कर उसको खड़ा किया। बात सुनो। अभी वो कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि खानी बेगम ने रोक कर अपने पास बुलाया। अजीब बेगाना और लापरवाह सा रवैया था। भारी लिबास पहने, थकन से निढाल चेहरा लिए दुल्हन के पास आने की बजाय वहीं बैठे बैठे उसे अपने पास बुला लिया। खानजादा किसी काम से गया है, मगर उसका इंतजार करना, चेंज मत करना बिल्कुल। ये बदतहजीबी होती है। और तुम दोनों बस दरवाजे तक छोड़ना, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। उनके हुक्म पर उन्होंने जी कहा, जबकि वो बस नज़र झुका गई। वो रुख मोड़ गई। इशारा था कि अब जा सकती है। जरशे और दुरिया के सहारे वो कमरे में पहुंची। वो दरवाजे के पास ही छोड़कर पलट गई। वो लहंगा संभालती, आंसू रोकती, खुद अंदर दाखिल हो गई। निहायत बड़ा कमरा था, जिसके पिछले बाग की जानिब ग्लास विंडोज थी। उस वक्त रात की वजह से वहाँ घुप अंधेरा अजीब सा मंजर पेश कर रहा था। कमरे में फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी और काफ़ी खून की भी फैली हुई थी। उसने बेड पर बनी सजावट से नज़रें चुराकर बददिली से कमरे की ख्वाबनाकी देखी और बेबसी से एक सोफे पर सिमट कर बैठ गई। जेवरात और लिबास के वजन पूरे जिस्म को बुरी तरह थका चुका था, मगर चेंज करने की इजाज़त ना मिली थी और वो पहले ही दिन नाफरमानी करके बदमज़गी नहीं चाहती थी। हदीर की हरकत से दिल टूट चुका था। वो अपनी मंगनी के बारे में तब भी छुपा गया था जब उसने सवाल किया था। वो मान ही नहीं सकती थी कि शादी से पहले वो अनजान होगा कि लड़की कौन है। उसने ये खेल क्यों खेला प्रिहान के साथ? एक मंगेतर होते हुए उसने उसी की दोस्त से शादी क्यों की? वो जो कभी उसे अच्छा इंसान समझ बैठी थी, वो सब खुशफहमी हवा हो गई। ऊपर से उस शानदार बड़ी हवेली के मकीनों ने इतनी अनचाही हरकतें की थी। वो भी नज़र आ रहा था कि वो कितनी अनचाही है उनके दरमियान। वो खुद भी तो आते ही गायब हो गया था ना। उस किसी ने उसे खाने का भी नहीं पूछा। सुबह से वो भूखी थी। घर वालों से तो जिद लगाकर मुंह बनाए रखा, मगर यहाँ वालों ने भी जहमत नहीं की। वो नीम दराज होकर सोफे में धंसी थकावट से चूर बमुश्किल आंखें खोले पड़ी थी। गले में कब से अटका आंसुओं का गोला आंखों के रास्ते रुखसारों पर फैलता जा रहा था। वो मेहंदी से सजे हाथों से आंखें रगड़ती रोती चली गई। एसी की मुसलसल बढ़ती कूलिंग से कपकपाहट तारी हो रही थी। वो नहीं जानती थी रिमोट कहाँ होगा कि कूलिंग कम कर सके। न ही ब्लैंकेट का पता था। नकाहट और थकन से ऐसा हाल था कि उठकर ढूंढने की हिम्मत भी नहीं हुई। ना चाहते हुए भी वो लरजती कांपती नींद में जा चुकी थी। रात को काफ़ी देर से जब पुलिस को बुलवाकर वो लाश और इर्द गिर्द का जायज़ा करवाते मामला संभाल चुका था, तो हवेली आन पहुंचा। रौनक और बातों की बजाय सन्नाटे गूंज रहे थे उस वक्त। वह कनपटी सहलाता कमरे की तरफ बढ़ा। जल्दी करते करते भी काफ़ी वक्त गुजर गया था। दरवाज़ा आहिस्तगी से खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मध्यम रोशनी और फूलों की खुशबू पर गहरा सांस भरकर यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई। कुछ उनके इलाके में रात वैसे ही ठंडी हो जाती थी। उस पर सुबह से चलते एसी की वजह से कमरे में कूलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बेड खाली था और सोफे पर भारी लिबास और जेवरात से लापरवाह गठड़ी बनी सो रही थी वो। उसने पहली फुर्सत में एसी बंद किया और सोफे के पास पहुंचकर गहराई से उसका जायजा लिया। प्रिहान करीब होकर उसे पुकारा ताकि उठकर चेंज कर सके। इजी ड्रेस पहने बिना वो कैसे सो सकती थी? हैरान हुआ था वो। उस पर असर ना होता देख हाथ बढ़ाकर कंधा हिलाकर उसे जगाना चाहा, मगर बेसूद रहा। वो टेबल पर बैठा उसे देखने लगा। मेकअप में उसके नाजुक नकूश बहुत प्यारे लग रहे थे। आंखों के पास मेकअप कुछ खराब था और पलकों की नमी बता रही थी वो रोती रही है। उसने मोबाइल निकाल कर उसकी कुछ पिक्चर्स ली और मोबाइल टेबल पर रखकर मेहंदी से भरा हाथ थामा तो चौंक गया। वो बिल्कुल सर्द पड़ रही थी। वो परेशान हुआ।
क्या वो इतनी पागल है कि चेंज ना किया, ना एसी ऑफ किया और ना ब्लैंकेट लिया और ऐसे ही सो गई। उसकी तरफ झुककर उसका नाजुक लरजता वजूद बाजू में उठाया। बेड के पास जाकर उसका दिमाग झुनझुना गया। ईसा, उसने दांत कचकचाए। फूलों से बना दिल और लव ऑफ सर झटक कर एक साइड पर उसे लिटाकर बेडशीट से फूलों को समेट कर एक तरफ नीचे फेंक दिया। ड्रेसिंग रूम से वो कंफर्टर उठा लाया, उस पर ओढ़ाया और खुद जाकर चेंज किया। अभी तो वो सो रही थी, जाने जाग कर सामना होने पर क्या रिएक्शन देगी। अपनी उलझी सोचों को झटक कर वो भी उसके पास जाकर लेट गया। उसके मुलायम सर्द हाथों को थाम कर अपने हाथों से गरमाइश पहुंचाने की कोशिश करने लगा। नीलगुं रोशनी में उसका हुस्न ताबनाक लग रहा था। दूधिया हाथों पर लगी सुर्ख मेहंदी तवज्जो खींच रही थी, मगर वो नज़र चुरा गया। ये शादी उसके लिए भी अचानक और गैर इरादी थी। उसके हाथ कंफर्टर में करके वो करवट बदल गया।